हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं फिर से एसएससी सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2022 के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने वाला हूं। ये मुझे लगता है कि 8वां शिफ्ट है, लगता है नहीं, ये कंफर्म है 8वां शिफ्ट है जो मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी 7 शिफ्ट्स सॉल्व कर दिया है। ठीक है, जो आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। और आज जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये 2 दिसंबर का चौथा शिफ्ट है, फोर्थ शिफ्ट है 2 दिसंबर का। ठीक है, यहां भी देख सकते हैं 2 दिसंबर का ये चौथा शिफ्ट है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर फर्स्ट 2022 का। ठीक है, और इससे पहले जो 7 सेट मैंने सॉल्व किया है, अगर आपने उनकी सोल्यूशन नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए। क्योंकि होगा क्या कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसमें मैं बहुत जल्दी कर देता हूं या फिर वो मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं, तो आपको ऐसा ना लगे कि आपने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया। ठीक है, तो आप जरूर से पुरानी सेट्स का सॉल्यूशन वीडियो भी देख लें इसको देखने के बाद। ठीक है, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं तो जरूर से यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और आपके लिए वीडियो आती रहेंगी हमारे चैनल पे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई डाउट आप पूछना चाहते हो, तो अगर आप टेलीग्राम पे उसको पोस्ट कर देते हो तो वहां पर और भी कैंडिडेट हैं जो आपके डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। और पर्सनली अगर मुझसे डाउट पूछना चाहते हो तो आपको इंस्टाग्राम पे शेयर करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे सीधे आप सर्च कर सकते हैं एनके मैथ्स नंदू कुमार, और वहां पे डायरेक्ट आप मुझे डाउट भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन अ डे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। एक दिन के अंदर अंदर मैं आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। कोशिश करूंगा कि वो घंटे में ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि मेन बात है कि उस टाइम पर मैं क्या काम कर रहा हूं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फ्री टाइम हूं तो जरूर सॉल्व करूंगा, लेकिन अगर किसी काम में बिजी हूं तो भी मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन के अंदर अंदर आपकी सोल्यूशन प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, लाइक करने के लिए कहना ना पड़े, और एक कमेंट जरूर करके जाना जब वीडियो पूरी खत्म हो जाए तब। पहला सवाल देखिए आपके पास, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है बाई सेलिंग अ कार फॉर रेट दिस डीलर गेन्स 25%, इतने में बेचने से 25% का प्रॉफिट हो गया। इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड टू 18% देन द सेलिंग प्राइस विल बी, यानी कि अगर 18% तक रिड्यूस कर दिया जाए तो सेलिंग प्राइस क्या रह जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जब 25% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस आप बोलोगे कि 125% है, और यही जब 18% का प्रॉफिट होगा तो आप बोलोगे कि अब तो सेलिंग प्राइस 118% है। और पहले केस में सेलिंग प्राइस आपको दिया है यहां पर 2,78,000, तो आप लिखोगे 2,78,000 तो पहले केस में था। दूसरे केस में 118 के केस में क्या आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को जब नंबर इतना बड़ा हो तो चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, या बेटर होगा कि डिजिटल सम का यूज कर लो। जैसे मैं डीएस से करके आपको दिखाता हूं, ये 5 2 7 और एक 8 बन रहा है, तो राइट साइड भी आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो। इसको चेक कर लो, ये 8 1 9 9 को तो आप लेते नहीं हो, तो 1 यूनिट ही बचा। 1 यूनिट बचा तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर यहां कुछ और बचता डीएस तो उससे भी आपको यहां मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, डीएस फॉर डिजिटल सम के फॉर्मेट में ही मल्टीप्लाई करोगे। 7 2 9 को तो लेते नहीं है हम, तो 8 8 64, और 64 का डिजिटल सम आएगा 1। ठीक है, 6 और 4 10, तो डीएस 1 आ गया। अब आपको ऑप्शन में देखना होगा किसका डीएस 1 आएगा। जैसे पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ये देखो 6 और 3 9 हो गया, और बाकी बचा कितने पास आपका 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10, 10 का डीएस 1 आएगा, यानी कि ये आंसर पॉसिबल है, हमें 1 ही लाना था। दूसरे में देख लो, आप देखोगे कि 6 और 3 9 तो लेंगे नहीं, 5 4 9 लेंगे नहीं, तो बच गया 2 और 2 4, ये नहीं होगा। इसमें देखो 7 2 9 लोगे नहीं, 4 3 7 2 9 लोगे नहीं, तो 2 बचा, ये भी नहीं होगा। यहां देखो 6 3 9 लोगे नहीं, 4 और 2 6 और 2 8, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन ही अपना आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज इफ ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी, इन हाउ मेनी डेज कैन ए वर्किंग अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क। देखो ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं दोस्तों तो 50 दिन लगता है, ये बात फाइनल है। फिर कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी 40% कम है बी से। अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो लिखूं दोस्तों, एफिशिएंसी का, तो आप बोलोगे ए बी से 40% कम है, यानी कि बी अगर 100 होगा तो ए कितना होगा दोस्तों, 60 होगा। ये कैंसिल आउट हो रहा है, काट दो आप दोनों को, 20 से काटोगे 20 या 60 और 20 25 100, यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी 5 है, और दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 8 हो जाएगी। और 8 के हिसाब से ये काम 50 दिन अगर करेंगे तो 50 दिनों में 8 25 40, यानी कि 400 यूनिट का काम कर देंगे, और ये हो गया अब अपना टोटल वर्क। ठीक है, लेकिन आपसे ये कह रहा है कि ए अगर अकेले काम करे तो 60% काम कितने दिन में खत्म करेगा। 400 का 60% कितना हो जाएगा दोस्तों,
6 चौके 24, 240, और ये काम अगर ए करे तो 3 से डिवाइड कर दो, 8 या 24, यानी कि 80 दिनों में वो काम को निपटा देगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। डीआई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखिए आपसे ये पूछा गया है दोस्तों, द अमाउंट स्पेंट ऑन द स्टेट on estate together D1 and D4 exceeds that spent on together D2 and D8 by। देखो अब D1 और D4 का खर्च और D2 और D8 का खर्च में दोनों में डिफरेंस बताना है ओवरऑल, तो आप D1 और D4 का ऐड कर लो। यहां पर देखो D1 ये है जो कि 12% दिया है, एंड D4 ये है, इसका तो पता नहीं चल रहा है, गिव मी अ मिनट प्लीज। देखिए ये जो है दोस्तों ये 14% है और ये वैल्यू है आपकी D4 की, ठीक है। तो आपको ये कह रहा है कि देखो D1 और D4, तो D1 और D4 अगर आप निकालते हो D1 प्लस D4 तो ये 14 और 12 26% हो गया, और अगर D2 प्लस D8 करोगे आप तो देखो ये D2 है जो कि 11% है और यहाँ D8 भी 11% है, तो ये 11 और 11 22% हो गया। तो डिफरेंस कितना आ गया 4% का। तो 4% किसका निकालोगे, टोटल प्राइस आपको दे रखा है कितना है 4962 और डबल जीरो है, तो मैं 2 जीरो को गायब कर देता हूं, 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 चौके 80, लास्ट में 80 दिखेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूरा मल्टीप्लाई करने की कतई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर आपको ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन पूछा गया और ये विजिबल होगा आई थिंक, नहीं विजिबल होगा तो मैं एक ड्रॉ ही कर देता हूं। देखो एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, ठीक है, फिर एक लाइन ऐसे है अपने पास और एक बीच से लाइन खींची हुई है और लगभग लगभग इस टाइप का डायग्राम है आपके पास। इसमें ये बोला गया है कि ये जो लाइन है ये इसके बराबर है और ये जो लाइन है ये इसके बराबर है, एंड दिस इज बी सी डी और ये है ए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी डी सी के बराबर है, वो यहां पे दिख रहा है कि ए बी जो है ए बी डी सी के बराबर है। ठीक है चलो आगे पढ़ते हैं। ए बी डी सी के बराबर है, ए सी भी डी सी के बराबर है, ए सी भी डी सी के बराबर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एंगल ए बी डी जो है वो 58 डिग्री है और एंगल डी बी सी इतना है, तो एंगल ए सी बी और ये y प्लस 15 के बराबर है और इतना सारा दे रखा है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा सा एरर है, ये बेसिकली डी बी होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आप बना लेना डी बी। और ये अब देखो ए बी जो है वो डी बी के बराबर हो गया, ए सी जो है वो डी सी के बराबर हो गया, और बी सी जो है लाइन ये कॉमन ही है। अगर ये तीनों ही साइड सेम है तो आप कॉन्ग्रुएंट बोल दोगे कि जो ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरे ट्रायंगल के। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपका, ये हो गया डी बी और सी। ऐसे में एंगल भी सेम हो जाएंगे। ये वाला एंगल देखो कौन कौन सा एंगल आपको दिया है, ए बी और डी दिया है, ए बी और डी, ए बी डी पूरा देखो ये एंगल और ये एंगल तो सेम होगा, तो अगर ए बी डी पूरा 58 है तो केवल बी सी डी कितना होगा दोस्तों 29 होगा आधा, और ये भी 29 होगा। और वैसे ही दूसरा एंगल आपको एक और दिया था 63, ये दिया है डी सी बी को, डी सी बी को, यानी कि ये 63 दिया है, तो फिर ये वाला भी तो 63 ही होगा, सेम होगा। अब देखो जो वैल्यू दिया था इसमें वो क्या दिया था आपको दिया था डी बी सी है 2x माइनस 4, डी बी सी यानी कि 29 जो है ये किसके बराबर है, ये है 2x और माइनस 4 के, तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। दूसरा जो दे रखा है y प्लस 15 ये दे रखा है ए सी बी के लिए, और ए सी बी इसमें 63 है, तो y प्लस 15 जो है अगर ये 63 है तो y कितना हो जाएगा, इसको ले जाके इधर माइनस कर दो, ठीक है, तो ये 48 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है 2x प्लस 5y की वैल्यू बताओ, 2x तो 33 ही है और प्लस 5 इंटू वाई के जगह पर अगर आप 48 पुट करोगे, आपको पता है कि ये 8 पचे 40 का जीरो आएगा और ये लास्ट में 3 ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट 3 ही आएगा, और वो ऑप्शन सेकंड में है। चाहो तो पूरा भी कैलकुलेट कर लो, मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखिए अपने पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि 3 संख्या इस रेशियो में है, उनका एलसीएम 90 है, तो उनका एचसीएफ बताओ। ठीक है, तीनों का एलसीएम दिया हुआ है, उनका एचसीएफ पूछ रहा है। अच्छा बताओ, अगर एलसीएम गिवन है दोस्तों और एचसीएफ पूछ रहा है, ऐसे काम के लिए मैंने ऐसे क्वेश्चन के लिए कई बार आपको कई सारे फॉर्मूले बताए हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक फॉर्मूला आपको कई बार बताया है कि जब को प्राइम दिया हो यानी रेशियो दिया हुआ हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एचसीएफ और इनटू का को प्राइम, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, एलसीएम के बराबर। ठीक है, हिंदी में होगा लसा और गुना को प्राइम का मतलब सह अभाज्य या फिर जो अनुपात दिया हो
ठीक है, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, वो को प्राइम होता है। ठीक है, या फिर जिनमें बस एक ही कॉमन हो। अब यहां से अगर एचसीएफ आप निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा एलसीएम, यानी कि 90 और बाई को प्राइम का प्रोडक्ट लेते हैं बेसिकली, तो 5 या 15 दुना 30, इससे काटोगे तो 30 या 90, यानी कि एचसीएफ जो आएगा वो 3 आएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया है इन विच सर्विस इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स पर सिटी द हाईएस्ट, यानी कि किस सेवा में प्रति शहर ग्राहकों की औसत संख्या सबसे अधिक है। देखो ये शहर है, यानी कि ये सिटी को दिखा रहा है, और ये सर्विस दिखा रहा है, यानी कि हर एक सर्विस का अलग अलग हर एक सिटी के लिए एवरेज निकाले, तो किस सर्विस के लिए जो एवरेज होगा वो सबसे ज्यादा होगा पर सिटी के हिसाब से। ठीक है, जैसे मान लो अब मैं बात करूं ए के लिए कि ए का एवरेज क्या है। ठीक है, अब देखो लेकिन ए को अगर आपको इसका एवरेज निकालना है और बी में बी वाला एवरेज निकालना है, ऐसे ही सी का और डी का, तो एवरेज निकालने का मतलब इनका सम लेना और 3 से डिवाइड करना। लेकिन चूंकि सब में 3 से डिवाइड करना है तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं, हमें बस कंपैरिजन करना है, एक्चुअल वैल्यू थोड़ी निकालना है। तो हम केवल सम से ही चेक कर लेते हैं कि जोड़ जोड़ के तीनों को कि किस में योगफल सबसे ज्यादा आता है। इसको जोड़ लो तो ये 250 और 350 हो जाएगा, कितना 3 2 5 और 1 600, 775 आ गया ये। इसको ऐड कर लो तो 2 और 1 3 और 2 5, 500 तो ऐसे हो गया, और 9 2 11 और 4 15, यानी कि ये 650 बन रहा है। इसको जोड़ लो 2 और 2 4 और 2 6 और 7 6 13, यानी ये 730 बन गया। इसको जोड़ो 2 और 1 3 और 3 600, 630 और 8 4 12, यानी कि 750। ठीक है, और ये 760 के करीब बन रहा है, देख लेना अपना, इसके आसपास बन रहा है। तो जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो ए का है, और ए जो है वो ऑप्शन बी में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए, इसमें कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 640। देखो जब भी ऐसे कोमा दिखे ना तो आप ये समझ जाना कि ये जो है ये रेट का सिंबल है बेसिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया है कि साधारण ब्याज पर 640 रुपए की राशि 2 सालों में इतना बन जाती है, साधारण ब्याज पर समान दर पर 4 वर्ष में इतना रुपए क्या हो जाएगा, यानी कि कौन सी राशि हो जाएगी आपको बताना है। ठीक है, यानी कि सेकंड केस में प्रिंसिपल बताना है। तो इसमें देखो आप या तो रेट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट रेशियो पे काम कर सकते हैं। अब अगर मैं रेट निकालता हूं पहले केस में, यहां पर देखो ब्याज कितना मिल गया, माइनस कर लो, 2 में से 0 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2 ही, और फिर 13 में से 4 माइनस करोगे 9, और 7 में से 6 माइनस करोगे 1, 192 का ब्याज आ गया 640 पर 2 सालों में, और इंटू का 100, ये मैं निकाल रहा हूं रेट। अब काटोगे अगर आप यहां पर तो देखो ये 0 से 0 कट गया, 4 3 12 6 3 18 और 1 19, इससे ये 3 बार में कट गया, और ये कट गया 2 5 10, यानी कि 15% का रेट है। तो यहां पर 4 सालों में 15 चौके 60% का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी कि 160% टोटल अमाउंट बनेगा, जो कि क्वेश्चन में दिया है 8 6 और 0 के बराबर। तो आपसे ये कह रहा है कि 100% की वैल्यू बता दो, यानी राशि कितनी होगी। तो ये 16 से कटने का नाम लेगा या नहीं लेगा, मुझे नहीं लगता है कि लेगा। कोई बात नहीं, ये 0 से 0 कट गया, और बाकी काटो, अब 4 से काटोगे 4 से कटनेगा ये। अब मुझे लगता है कि हमने लैंग्वेज थोड़ा गलत समझ लिया, क्यों, क्योंकि अगर इस पे ये पूछ रहा है इंटरेस्ट तो इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए 4 ही साल में, क्योंकि 15% का रेट है, तो ये तो 60% बनेगा, तो 807 से ज्यादा कोई ऑप्शन कैसे हो सकता है। तो ये हिंदी के हिसाब से देखो ऐसा लग रहा है, ये कह रहा है कि 4 सालों में इतना रुपए क्या हो जाएंगे, यानी कि वो कितना बन जाएगा, तो अमाउंट आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 100% की वैल्यू दे रखी है और 160 पूछ रहा है। ठीक है, देखो 4 सालों में जो इंटरेस्ट बना था वो 60% बना था, और ये आपका है प्रिंसिपल, यानी कि 100% की वैल्यू आपके पास 860 है। तो 60% अगर इंटरेस्ट लगा दोगे तो 160% की वैल्यू पूछ रहा है। ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 16 गुना है दोस्तों, तो इसको भी आप 16 गुना करोगे तो ये 16 छक्के 96 का 6 हासिल 9, और 16 अट्ठे 128, और 9 8 17, यानी कि 137। तो 1376, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको यहां पर बोला गया है दोस्तों कि x प्लस 1/x 8 है, तो इसकी वैल्यू बता दो। अगर इसमें हम सबको मान लो डिवाइड कर दें, लेकिन अगर x से डिवाइड भी करते हैं मान लो, तो बात कुछ बनेगा। मुझे यार x से डिवाइड करने पर तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि उधर 12 आ जाएगा। ओरिजिनल आंसर में कुछ दिक्कत तो नहीं है, कंप्यूटर महाराज ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाया जाए, दिखाइए यार।
कंप्यूटर महाराज को कुछ दिक्कत है, चलो दिखा दिया इन्होंने। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो सॉरी फॉर दिस बिकॉज यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ये बस 2 ही है और ये 2 है, तो हमारा काम बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? देखो ये जो चीज लिखा है, अगर मैं सबको x से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू का 8x, ठीक है। और इधर से मैं 8x को इधर लेके आ जाऊं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर और माइनस 8x और प्लस 1 की वैल्यू 0 बन जाएगी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर वाले को 5 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, और ये जो 2 है इसको अगर मैं 1 प्लस 1 लिख दूं तो इसकी वैल्यू तो 0 ही है, तो ये बन जाएगा 5/1 यानी कि 5। तो ऐसे में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये कह रहा है कि एक कक्षा में 49 विद्यार्थियों का औसत भार 39 केजी है, उनमें से 7 जिनका औसत 40 किलो है कक्षा छोड़ देते हैं और अन्य 7 जिनका औसत 54 किलो है वो कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो नया औसत वजन क्या होगा। देखो जाने वाले 40 किलो के हैं, आने वाले 54 किलो के हैं, यानी कि जो आ रहे हैं वो 14 किलो ज्यादा लेके आ रहे हैं। एक लड़का 14 किलो ज्यादा लेके आ रहा है तो 7 छात्र 14 सत्ते 98 किलो ज्यादा लेके आएंगे, और ये 98 अगर ज्यादा लेके आते हैं तो ये कितने लोगों में बढ़ जाएगा भाई, 49 विद्यार्थी थे, 49 में अगर ये बंटेगा तो सबका 2-2 बढ़ जाएगा। पहले से एवरेज 39 था, 2 बढ़ जाएगा तो 41 हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल है आपके पास, अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन एबव, एबव यहाँ पर नहीं है, हालांकि ये बिलो होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये सेट ऐसे मैंने इसको कट करके ही किया है, तो उसमें आप मत देखना लैंग्वेज। ये कह रहा है कि विच कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेज, कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस देखे गए हैं। तो ये पॉजिटिव केसेज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और ये नंबर ऑफ टेस्ट हैं, तो देख लो इसमें इसका पॉजिटिव टेस्ट केसेज केवल आपको निकालना है, यानी कि यहाँ पर 14,000 का 12% केस है, यहाँ 12,000 का 8%, डेफिनेटली 12,000 का 8% तो 14,000 के 12% से कम ही होगा, तो ये तो नहीं आंसर होगा। और यहाँ भी 12% है, यहाँ भी 12% है, लेकिन ये 12% 14,000 का है, ये 12% 10,000 का ही है, तो ये भी कम होगा। आप निकाल के चेक कर लो। और ये 11% ही है 10,000 का, तो जब 12% इसका कम है तो 11% भी कम ही होगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यूएस में पॉजिटिव केसेस सबसे ज्यादा हैं। आपका देखो मेन काम क्या था इसमें कि 14,000 का 12% देखना, इसका 8%, इसका 12%, इसका 11%, फिर कंपेयर करना कि कौन सबसे ज्यादा है। लेकिन उतना क्यों करें भाई, जब ऐसे ही समझ आ रहा है आपको। देखो पहले ये डाटा देखो और फिर परसेंटेज से कंपेयर कर लो कि कौन ज्यादा बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो कतई बात नहीं बनने वाला है, आप टाइम वेस्ट करोगे। फिर अगले क्वेश्चन में tan a और cot a का मान दिया है और ये पूछ रहा है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब tan a और प्लस cot a 2 होते हैं तो इसमें से tan a या फिर cot a इनको आप कितना ले लेते हो 1। अगर ये 1 है तो ये 1 + 1 यानी कि 2 दूना 4 आएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। अब आप ये पूछोगे कि ऐसे में ये 1 कैसे हो गया, तो देखो अगर मैं देखो एक तो वेरीफाई कर सकते हो कि 1 1 लेने से ये 2 बन रहा है और दोनों ही 1 1 पे सेम होते हैं 45 डिग्री, ठीक है। या फिर ये tan a हो गया और इस cot a को आप 1/tan a अगर लिख दो तो ये 2 आ जाएगा। अब ये x + 1/x का केस बन गया और 2, और ऐसे केस में x को हम 1 लेते हैं, ये आप भली भांति परिचित होंगे इससे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है दोस्तों कि एक दुकानदार 2750 रुपए अंकित घड़ी पर लगातार 2 छूट देता है और पहली छूट 10% का है और इतने रुपए में बेचा गया, तो दूसरी छूट क्या है। देखो अगर इस पर पहली छूट 10% का डिस्काउंट आप दे देते हो तो कितना पैसा रह जाएगा। देखो 10% डिस्काउंट देने का मतलब कि 275 का डिस्काउंट दोगे, तो अभी कितना दाम रह गया, 10 में से 5 माइनस करो 5, ये बच गया 4, यानी कि 14 में से 7 माइनस करोगे 7, ये बच गया 6, तो 6 में से 2 माइनस करोगे 4 और 2, यानी कि एक बार 10% अगर आपने माइनस कर दिया तो 2475 रुपए में बिकना चाहिए था, लेकिन बिका कितने में भाई, 2103 और 0.75 रुपए में बिका। तो कितने का डिस्काउंट हो गया ये यहां से चेक कर लो आप, ठीक है। अगर चेक करना चाहते हो तो माइनस करोगे, तो ये 0.00 में से 75 को माइनस करोगे तो 0.25, फिर बच जाएगा यहां पर 4, तो 4 में से 3 माइनस करोगे 1, ये बच गया 7 में से 0 माइनस करोगे 7, फिर 4 में से 1 को माइनस करोगे 3, तो इतने का और डिस्काउंट मिल गया कितने पे भाई, 2475 पे और इंटू का 100। आप चाहो तो यहाँ पर रेशियो भी यूज कर सकते थे डायरेक्ट, इनको कैंसिल आउट करो, पॉइंट से 100 चला जाएगा, फिर 25 से सबको काटते हैं, इसको 25 से काटोगे तो ये 25 में 225 कट जाएगा, तो फिर बचेगा आपके पास 22 और 5, तो 25 में फिर से कट गया, ठीक है। चलो ऊपर एक बार 25 से काटते हैं, अब तो 25 एक बार में और बचेगा 7 5 12 और 1 25 चौके 100 21 और 2 25 8 200 और 25 बचे 125। अब 11 से काट लेते हैं, 11 9 99 और ये 11 से कट जाएगा, 11 एक बार में, ठीक है। फिर बचे अपने पास 3 और 8 11 3 33, 11 5 55 और 9 से कट जाएगा ये 15 में
135, तो 15 यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर है। क्लियर है, कोई मुश्किल काम नहीं है इतना, और कैलकुलेशन भी इतना इसमें भारी नहीं है कि नहीं हो पाए। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि इनसे कौन सा डिविजिबल है, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, और ये आप होमवर्क का आंसर कैसे करोगे, आप लिखोगे एनके मैथ्स, चाहो तो आगे नंदू कुमार भी लिख देना, ठीक है। और इसके बाद आप लिखना क्वेश्चन नंबर, यहां पर स्पेस दे करके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, और यहां पर अपना आंसर टाइप करना, ठीक है। ये आपको कमेंट करना है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं पिछले क्वेश्चन का बता देता हूं। जो पिछला शिफ्ट था, पिछला सेट जो मैंने कराया था, यानी कि 2 दिसंबर 2022 का जो थर्ड शिफ्ट मैंने किया था, इसमें किसने किसने आंसर किया है ये मैं आपको बता देता हूं। अभी मैं अपना कमेंट बॉक्स ओपन करता हूं और आपको बताता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले वीडियो पे कमेंट करके आंसर दिया है। बहुत कम ही लोग होंगे, क्योंकि बाकी लोगों को मतलब नहीं है पढ़ाई से भाई, ठीक है। तो अभी मुझे तो 2-3 नाम ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें पहला जो है वो है अपने पीयूष कुमार का, पीयूष भाई, ऐसे ही कमेंट करते रहना। दूसरा है इसमें मनीषा शर्मा का, और एक पीएस का, ठीक है। वैसे देखो, जब ये वीडियो लाइव होती है यानी कि ये प्ले होती है, तो उस टाइम पर मैं भी देखता रहता हूं कितने लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं और क्या आंसर कर रहे हैं। तो काफी उसमें रेगुलर लोग हैं जिनके नाम अब मुझे याद होते हैं, ठीक है। काफी मतलब मैंने कई सारे वीडियो में देखा है कि वो लोग रेगुलर वीडियो को देखते हैं और आंसर करते जाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, आप भी वहां पर रहें, मौजूद रहें, और जब वीडियो पहली बार प्ले होती है तब आप उसको देखें और साथ के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करके और आंसर करने की कोशिश करें। तभी आप स्पीड को और इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि बाद में वीडियो डाउनलोड कर लिया, आराम से देख रहे हैं, फिर स्पीड नहीं बन पाएगी। अगर आपको स्पीड लानी है, बिल्कुल ठीक है। और ऐसे इस बार जो मेंस होने वाला है उसमें स्पीड बहुत मायने रखेगा, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट में 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन मैथ्स के, मेंस की मैं बात कर रहा हूं। काफी मुश्किल होगा अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है। तो स्पीड बनाने के लिए डेफिनेटली आपको लाइव में रहना चाहिए, और उस टाइम पर ही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने चाहिए। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर आप दूसरों से भी वहीं पर कंपीट कर पाओगे कि आप कितना जल्दी सॉल्यूशन दे रहे हो, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, और वैसे ही इसका सॉल्यूशन करके आपको इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो अब आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है। देखिए यहां पर कह रहा है कि दो ट्रेनें हैं अपने पास P और Q, ये दोनों ही S और T दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। P को मिलने के बाद T और S तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और ट्रेन Q को 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि P की गति है तो Q की गति क्या होगी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल टू T2 बाई T1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आप पुट कर लो वैल्यू को। पहले का स्पीड आपको पता है कि 45 है, तो 45, दूसरे का स्पीड आपको मालूम नहीं है, और टाइम दूसरे में कितना लगता है 3 घंटे और 20 मिनट। इसको मिनट में चेंज कर लो, 6 18 और 2, यानी कि ये 200 मिनट लग गया। और इसको भी मिनट में चेंज कर लो तो 6 चौके 24 यानी कि 240 और 48 288 मिनट, और इसका स्क्वायर रूट लोगे। अब देखो ये 2 से तो कटता नजर आ रहा है, ये 2 कट जाएगा और ये 144 बार में, तो ये आ जाएगा 45 और अपॉन x और इक्वल टू ये, और आप चाहो तो काट सकते हो 4 से, 25 चौके 100 और ये 36 चौके कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 6, स्क्वायर रूट लोगे तो, और ये 5 में 45 है, तो ये आपका 6 9 54 यानी 54 आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये बोला गया है कि यदि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू 1/5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा है और अपॉन साइन थीटा, अगर मैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत आपको, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, और ये 1/5 रहने दो। अब ये देखो क्या बनेगा दोस्तों, ऊपर बन गया ये 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, यानी कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एट लास्ट, और नीचे ये बन गया साइन थीटा, और इंटू का ये बन गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा, और राइट साइड में जो है वो रहने दो। अब इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, और दोनों को अगर मैं चेंज कर दूं, ऐसे उलट दूं, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा और बाई साइन थीटा, और ये 5/1, 5/1 का मतलब 5, तो 5 आंसर होगा ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन एक और आपके लिए होमवर्क आ गया, तो इसको आप होमवर्क लिख देना, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ आंसर कर देना, और इधर आप लिख दोगे एनके मैथ्स नंदू कुमार, ठीक है, या फिर केवल एनके मैथ्स ही। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, इसलिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है आपको, यहां पर बोला गया है दोस्तों, ओवरऑल की दी गई आकृति में जो ये है वो एक चतुर्भुज है और ये खुदा हुआ है, चाहे जैसा भी हो। ए बी जो है वो 16 सेंटीमीटर है, तो आपको साइडेड जो रीजन है उसका एरिया बताना है। ठीक है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। देखो सबसे पहले ये एक सेक्टर है या फिर एक चौथाई वृत्त है, उसमें से एक स्क्वायर आपको माइनस कर देना है, यही बात है। इसमें यह बोला गया है कि जो चतुर्भुज ए पी सी क्यू है, ए पी सी क्यू चतुर्भुज नहीं है लेकिन लिख दिया है तो मान लो, और उसमें एक वर्ग दिया गया है आपको ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, इसको आपको माइनस कर देना है ए बी सी डी को, बस आपका आंसर निकल आएगा। ए बी आपको 16 दे रखा है, ए बी की वैल्यू दोस्तों क्या है 16, यानी कि यहां से यहां तक, ये बात क्लियर है। अब ये अगर 16 है तो चूंकि ये एक स्क्वायर है तो ये भी 16 हो जाएगा, और ये फिर आप निकाल लो ये चीज। ओवरऑल आपको करना क्या है, देखो ये सेक्टर का एरिया क्या होता है, ये 1/4 ऑफ सर्कल है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 है, और माइनस करोगे आप स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कैसे निकालोगे, उसके लिए ये रेडियस चाहिए, रेडियस जो है वो एसी है इसमें, तो एसी कैसे निकालोगे, वो डायगोनल हो गया, और डायगोनल स्क्वायर में होता है √2 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 16 और √2। ठीक है, बस इसमें पुट कर लो। पाई की जगह पर आप क्या लोगे, इसमें लिखा है तो ले लेते हैं 3.14। ठीक है, तो ये 3.14 हो गया, और आर स्क्वायर का मतलब हो गया इसका स्क्वायर, तो ये 16 इंटू 16 और √2 का स्क्वायर, तो 2 ही रह जाएगा, और अपॉन 4 हो गया, और माइनस का हो गया स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया तो होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि ये 16 गुणा में 16 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें से 16 गुणा में 16 आप ले सकते हो कॉमन, यानी कि 256 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये 2 दूना 4 और 2 से इसको काटोगे तो ये 15 दूना 30 और 7 दूना 14, सही कटाया हमने। 2 से अगर काटोगे तो 2 एक बार में फिर बच जाएगा आपके पास, एक और एक 2 5 10, 2 7 14, और यहां पर ये आएगा, और यहां पे 1 बच गया, तो इसमें से अगर 1 को माइनस करोगे तो ये 0.57 रह जाएगा, यानी कि लगभग लगभग ये आधा है, तो 256 का जो आधा होगा वो आंसर होना चाहिए। ठीक है, 256 का आधा जो बनेगा वो 128 ही बनेगा, उससे थोड़ा ऊपर बनेगा, चेक करना पड़ेगा लेकिन दोस्तों, मल्टीप्लाई करें अब, लेकिन क्योंकि ये सारे देखो यार, ये अब यहां पर सी कैसे आ गया, ये भी एक भारी मिस्टेक है। कंप्यूटर महाराज, कैन यू प्लीज गिव मी द ऑप्शंस। अब कंप्यूटर जी ऑप्शन देंगे, अभी दे दिया देखो यहाँ पर, तो ये ओरिजिनल ऑप्शन है आपके इसके, तो अब आंसर छुपाने का फायदा नहीं रह गया फिर, अब हमें कैलकुलेट कर लेना है बस इसको। ठीक है, 57 को। ठीक है, तो अगर मैं 50 से और एक बार 7 से मल्टीप्लाई कर लूं तो बात बन सकता है, क्यों, तो अगर देखो 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आधा हुआ, तो इसका आधा तो ये हो जाएगा अपने पास 12 दूना 24 और 8 दूना 16, 128, और 0.7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 छक्के 42, और 25 सत्ते होता है 175, और 4 179। ठीक है, और पॉइंट जो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें लगभग लगभग 17.92 बढ़ेगा, तो लास्ट में 92 तो रहेगा ही, और 8 7 15, 2 1 3 और 1 4 और 145.92 पूरा ही मैंने कैलकुलेट कर लिया। लो, अब बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला गया है कि O इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ द एंगल पी ओ आर इज 140 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल पी क्यू आर। ठीक है, पहले एक ट्रायंगल पी क्यू आर में बना लेता हूं, मान लो ऐसे मैंने बना दिया एक रफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें कह रहा है कि जो पी ओ आर है, ओ कहाँ है भाई, ओ इसका इन सेंटर है। ठीक है, चलो ये इन सेंटर हो गया, ऐसे मैं मिला भी देता हूं, ये ओ इन सेंटर है। ठीक है, और आपको ये दिया गया है कि पी ओ आर 140 है, पी ओ आर यानी कि यही वाला जो एंगल है ये 140 है। चलो ठीक है, अब मिटाने का कोई फायदा नहीं है, तो आपसे ये कह रहा है कि आप ये बता दो कि पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा। ठीक है, अब देखो भले ही आपको ना याद आ रहा हो, लेकिन आपने शायद इस फॉर्मेट में पढ़ा हो कभी, कि ऐसे अगर बनता है, ये मान लो ए बी और सी है, और इन सेंटर यहाँ पे आई बनता है, तो आपने बी आई सी एंगल जरूर पढ़ा होगा कि ये होता है 90 प्लस a/2। वही खेल यहाँ पर है, इस क्यू के हिसाब से आप देखोगे तो ये जो 140 बनेगा ये वाला, ये बनेगा 90 और प्लस इस q/2 बनेगा। 90 को इधर लाओगे तो ये 50 आ जाएगा, और ये q/2 है तो q की वैल्यू 50 दूना 100 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। √3/4 इंटू
ये लो, ये चल ही रहा है भाई। इतना आसान क्वेश्चन, हटाओ इसको, ये दिखना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 सीधे आ जा भाई। हाँ ये देखो, ये एक काबिल क्वेश्चन दिखा हमें। यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया ना, देखो इंग्लिश वाले में ये इसका मान 2 दे रखा है, तो इस इतना इक्वल टू 2 होगा। देखो दो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। पहले केस में ये बोला है कि 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर, और ऐसे ही ये -1 स्क्वायर तक है, और इसकी वैल्यू ये 5050 दे रखा है। दूसरे केस में दिया है 8x प्लस 1/8x की वैल्यू -6, x लेस देन 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर x लेस देन 0 है तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी वैल्यू 2 होगी, फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। अगर ये 8 से काट लो तो 8 8 और ये 2 टाइम्स कटेगा, यानी कि आपका x प्लस 1/x की वैल्यू -2 आ गई, तो x की वैल्यू -1 होगी। ये बात मैंने बताया है कई बार। अब यहां पर अगर x की जगह पर -1 पुट करोगे तो ये -1 टू द पावर 197 हो जाएगा, और इसमें से अगर इस माइनस को हटा दो तो ये प्लस 1/x टू द पावर 197 होगा, यानी कि -1/197 ही होगा। तो ये फिर से -2 ही आंसर आएगा, जबकि यहां पर 2 बोला गया है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो दूसरा वाला तो गया। ठीक है, अब पहले को आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बोथ वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा तो गलत ही है। अब या तो दोनों गलत हो जाए या केवल पहला सही हो जाए, लेकिन इसके लिए पहले को आपको चेक करना पड़ेगा। पहले में सॉल्व क्या करना है ये पहले चेक कर लो। देखो जैसे मान लो मैं बोलूं कि ये 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर है, और ये 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर है। स्क्वायर करके माइनस करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसको ज्यादा मेहनत ना करके हम कम समय में निपटाना चाहेंगे। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, और ए माइनस बी देखो इस केस में भी ए माइनस बी 1 है, 100 में से 99 माइनस करोगे 1, यहां भी ए माइनस बी 1 है, यहां भी ए माइनस बी 1 है, और यहां भी ए माइनस बी 1 है। तो माइनस वाला तो हटा ही दो, बस ए प्लस बी बचा। ए प्लस बी ये 199 होगा, प्लस इसको जोड़ोगे तो 8 और 7, ये देखो 2 कम है और ये 2 4 कम हो जाएगा, यानी कि ये 195 होगा। ये 4 ऐसे ही घटते आएगा, फिर ये 4 कम होगा तो ये 191 हो जाएगा। तो ये 4 4 कम होते जाएगा, और लास्ट में कितना हो जाएगा भाई, 2 और 1 3। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपको ऐड करना है। ऐसी सीरीज बन गई। अब देखो जो आपको ऐड करना है उसमें पहला टर्म ए है, और ऐसे ही आखिरी टर्म जो है वो 199 है, और जो कॉमन डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 हो गया। फर्स्ट इसका जो टर्म है वो 3 हो गया, और लास्ट टर्म जो है वो 199 हो गया। और n कितना होगा, नंबर, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो आप देखोगे कि हर एक दो दो टर्म को हमने एक बना दिया, और 100 तक था तो नंबर ऑफ टर्म 50 हो जाएंगे। अब यहां से आप इसका सम निकाल लो। एसएन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अरिथमेटिक मीन में, यानी कि समानांतर श्रेणी में। ये क्या होता है, n/2 इंटू एल प्लस ए, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2, n अगर 50 है तो 50 का आधा हो जाएगा 25, और इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट है 3 और लास्ट है 99, तो यह आ जाएगा 202। मल्टीप्लाई करोगे 25 दूना 50 और 25 दूना 50, तो ये तो आ ही जा रहा है जितना कह रहा है, यानी कि केवल पहला वाला सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से ट्रिगो का है। साइन ए की वैल्यू दी है, साइन बी की वैल्यू दी है, और साइन ए माइनस बी। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, कॉस बी और माइनस, फिर से ये चेंज हो जाएगा कॉस ए और इंटू का साइन बी। अब इसमें फॉर्मूला पुट कर लो बस। साइन ए की जगह आप क्या रख लोगे, 4/5, और कॉस बी, अब कॉस बी यहां से आपको निकालना पड़ जाएगा। देखो अगर ये 15 है और ये 17 है तो एक होगा 8, 8 15 17 का आपको ट्रिपलेट पता होगा। साइन बी अगर इतना है तो कॉस बी कितना होगा दोस्तों, ये 8/17 बन जाएगा। और ऐसे में यहां पर आप कॉस ए निकाल लो, कॉस ए कितना होगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 3/5 हो जाएगा। अब ये कॉस बी की जगह पर आप 8/17 रख लोगे, और माइनस कॉस ए की जगह पर आप 3/5 रखोगे, और साइन बी की जगह पर आप 15/17 रखोगे। ये 17 पीछे 85 है, ये भी 17 पीछे 85 है, तो नीचे 85 आएगा, ये बात फाइनल है। तो 45 वाला आंसर तो नहीं हो सकता है। बाकी अब ये 8 चौके 32 और ये 15 तिया 45 है, तो माइनस में भी आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। 32 माइनस 45, तो ऑप्शन तो निगेटिव ही आएगा। ठीक है, आप माइनस करके चेक कर लो, ज्यादा अगर दिक्कत है तो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की, तो ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड के परिकेंद्र एल से भुजा वाई जेड पर लंब एल एम खींचा जाता है, यदि इसकी वैल्यू इतनी हो तो इसका मान क्या होगा। फ्रॉम द सर्कम सेंटर एल ऑफ ट्रेंगल एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो देखते हैं।
सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं, लेकिन यार एक मिनट, देखो यहाँ पर भी गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये ट्रायंगल होना चाहिए ना, सरकम सेंटर तो ट्रायंगल का बनेगा ना, ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड होगा। दिस वन इज ऑल्सो अ ट्रायंगल, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो देखो मान लो, चलो मैं ट्रायंगल एक्स वाई जेड बनाता भी हूं, ठीक है। ये जैसे मैंने बना दिया एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। और चूंकि अब सर्कल की बात कर रहा है तो सर्कल इसके बाहर बाहर ही होगा। सरकम सर्कल की बात करी है, सरकम सेंटर की। तो ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब इसका ये मान लो सेंटर हो गया, यानी कि ये सरकम सेंटर हो गया, ठीक है। तो यहां से मैं पहले ड्रॉ भी कर देता हूं ऐसे, लेट से सरकम सेंटर है तो, ठीक है। अब इसमें देखो पहले मैं नाम लिख देता हूं, जैसे ये बोल रहा है ट्रायंगल का नाम है एक्स वाई और जेड, और इसका ये जेड है। एल जो है ये इसका सरकम सेंटर है, ये पॉइंट। और आपको वाई एक्स जेड दे रखा है कि ये 60 डिग्री है, ये 60 है। अब चूंकि ये एक, देखो अगर ये ट्रायंगल नहीं होता तो आप तो समझ रहे हैं ना कि अगर ये सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल है तो सेंटर पे बना हुआ कोण इसका डबल होता है, यानी कि ये 120 हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें आगे बढ़ते हुए इसने ये कहा कि यहां से पॉइंट एल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वाई जेड पे। तो यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वाई जेड पे, तो आपको पता हुआ कि अब ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। कैसे एंगल बाइसेक्टर हुआ? क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब ये दोनों अगर साइड सेम हो गया, मान लो ये वाला और ये वाला सेम हो गया, तो इनके सामने के ये एंगल भी सेम होंगे, और ऐसे केस में ये बन गया कौन सा ट्रायंगल? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ऐसे में ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गया, तो ये भी 60 डिग्री बन जाएगा और ये भी 60 डिग्री। और हमसे यही पूछा गया था कि एंगल वाई एल एम क्या होगा, वाई एल एम वो 60 डिग्री होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बस इतनी सी बात है। अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। ये एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान में पुस्तकों की संख्या इस अनुपात में है, इतना इतना बढ़ा दिया जाए तो बाद में ये अनुपात क्या होगा? देखो जो 8 है, अगर इसको 10% बढ़ाओगे तो 110 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 5% बढ़ाओगे तो 105 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 को अगर 5% बढ़ाना है तो इसको भी 105 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो अब सबको अगर मैं किसी चीज से काटने की कोशिश करूं तो ये कटता नजर आएगा या नहीं? 5 से कटता नजर आ रहा है ना? चलो 5 से काट देते हैं। 5 से इसको काटोगे 22 बचे 110, और ये 5 कट जाएगा, और ये 5 से काटोगे तो 21 बचे 105। तो 21 नवा 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 189 लास्ट में आएगा, 189 है, ठीक है। देखो अगर तीसरे की हम बात करें यहाँ पर 23 की, तो सी में 189 मिल रहा है, तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आंसर लग गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 5 बाद इतना हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो आप क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। ये 2 3 है और ये 3 4 है, लेकिन ये भी एक बढ़ गया, ये भी एक बढ़ गया, तो एक की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी। 5 वर्ष ही तो बढ़ रहा है, एक की वैल्यू अगर 5 हो गया दोस्तों, तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यानी 3 की वैल्यू पूछ रहा है, इसमें बी तो 3 ही है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 5 तिया 15 हो जाएगा, और 15 जो है यहाँ पर वो अपने ऑप्शन नंबर बी में है। तो 24 का कौन सा आंसर होगा दोस्तों? बी। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन अपने पास है, देखो सभी विषयों में कुल मिलाकर सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? तो डी को पहले जोड़ करके देख लेते हैं, सबको आपको प्लस करके देख लेना है और कुछ नहीं। अगर डी को प्लस करते हो तो डी का देख लो सभी विषयों में कितना होगा दोस्तों? 4 और 8 12 और 6 18, यानी कि 18 और 8 188 आ जाएगा। 7 1 8 ये भी है। अगर ई की बात करें तो ये है 7 और 7 14 और 5 19 190 और 9 99, ये ठीक है। सबसे कम वाला बताना है। ए की बात करो तो ये हो गया 5 और 6 11 और 6 17, यानी कि 170, और फिर 5 4 9 1 10 186 आ गया ये। और किसका बच गया दोस्तों? अभी बच गया सी का। सी का जोड़ लो तो ये 4 और 4 8 और 6 14, यानी कि 140। यार 140 आ रहा है तो सबसे कम तो यही हो गया, सी। सी इज द लिस्ट मार्क, इसके पास सबसे कम मार्क्स हैं, ये समझ लो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको जो क्वेश्चन बोला गया है उसका आंसर कमेंट करके जाना है, ठीक है। और जिन लोगों ने पूरी वीडियो लास्ट तक देखी लाइव, उन सभी को धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।